नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 9 जून 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर है ये। काफ़ी सारे अच्छे न्यूज़ रहते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं या स्किप कर देते हैं। ऐसी गलती मत किया कीजिए। 30 से 35 मिनट का ही वीडियो रहता है, उसमें भी अगर आप स्किप कर देंगे या आगे बढ़ा देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। कल मैंने बताया था कि लक्ष्मीकांत झा समिति के बारे में कि ये इतना इम्पोर्टेंट समिति है। सोचिए, जो एमएसपी 1965 से आज तक चला आ रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इन्हीं के सुझाव पर लागू किया गया था। तो ये करंट का चीज़ या हिस्ट्री का चीज़ नहीं है, ये स्टैटिक पोर्शन है। यहाँ से सवाल कभी भी पूछा जा सकता है किस समिति की सिफारिश पर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया। एमएसपी जैसी चीज़ों पर यूपीएससी हो या पीसीएस, आप देखिएगा कृषि पर हर साल सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए 30 से 35 मिनट का वीडियो होता है, उसको भी अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आधा अधूरा मत देखिए, वो ज़्यादा सही रहता है। देखिए ही मत, ये ज़्यादा सही होता है। लेकिन जब देखना शुरू करते हैं तो पूरा देखा कीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, डेली न्यूज़पेपर का अगर आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाता है। काफ़ी सारे कॉपियाँ भर जाएंगी, फिर आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। करेंट अफेयर का एक्चुअली में नोट्स बनाना होता ही नहीं है। करेंट अफेयर का जो मंथली मैगजीन आती है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने कितनी ही बार बताया है कि विजन की मंथली मैगजीन या दृष्टि की मंथली मैगजीन जो आती है, यूपीएससी लेवल वाली में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मेंस के जो सवाल पूछे जाते हैं वो यूपीएससी लेवल के ही होते हैं। तो वहाँ से आपका वो सारा का सारा करंट कवर हो जाएगा। डेली न्यूज़पेपर में किन चीज़ों को नोट करना है, जो मैं पीटी फैक्ट बताता हूँ, उसको अगर आप पेज पर नोट कर लेंगे वन लाइन में, एक लाइन में, तो वो आपको काफ़ी मदद करेगा। बाकी ज़्यादा समय नहीं देना है। जितनी देर वीडियो चलता उसको ध्यानपूर्वक सुना कीजिए। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज मैं आपको क्या सब समझाऊंगा। मैं आज आपको चक्रवात समझाऊंगा, चर्चा में है। और मैं आपको आज समझाऊंगा कि मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आरबीआई की, वो समझाऊंगा। पिछले साल भी यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया इससे, और स्टेट पीसीएस में भी, पीटी में भी सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप बस समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई, चक्रवात क्या होता है। और एमएसपी कल मैं समझा चुका हूँ, और जो मौद्रिक नीति कमेटी है वो क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में जब आप समझ लेंगे तो करंट अफेयर जब आप मंथली मैगजीन पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि करंट अफेयर जब तक समझ में नहीं आएगा तो मंथली मैगजीन रटना हो गया एक तरह से। तो जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाता हूँ वो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी मंथली मैगजीन में। इसी तरह से तैयार करना होता है। डेली हर एक टॉपिक को अगर आप नोट्स के तौर पर बनाने लग जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। किताब में तो लिखा ही हुआ है, क्यों उसको दोबारा हम कॉपी पर लिख कर समय बर्बाद करें। उतनी देर में आंसर राइटिंग पर आप अपना समय दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगा, समय भी बचेगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला न्यूज़ क्या है कि विदेशों में भारत की आलोचना करना, ये पॉलिटिकल अटैक है बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर करती रहती है। हमें इस चीज़ पर नहीं पढ़ना है। आज का न्यूज़ पहला हेडिंग, ये हेडिंग तो रोज़ ही मैं दिखाता हूँ, यही था। इसमें अपने काम का कुछ ऐसा है नहीं। हमारे जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो गए हुए अमेरिका यात्रा पर। वहाँ पर उनके ढेर सारे सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहे हैं। तो वहाँ पर तरह तरह का बयान देते हैं। जो बीजेपी कांग्रेस का आपस का लड़ाई है, हमें उसको देश विदेश से किसी भी चीज़ से नहीं जोड़ना है। ओके, हम अपने मुख्य न्यूज़ पर चलते हैं। आज का पहला न्यूज़ क्या है कि आरबीआई ने ब्याज दरों को फिर से स्थिर रखा है और ईएमआई वगैरह में नहीं होगा बदलाव। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये कमेटी क्या करती है, मौद्रिक नीति को तय करती है देश में। मौद्रिक का मतलब क्या होता है भाई, मुद्रा होता है। मुद्रा का मतलब क्या होता है, पैसा होता है। पैसा अकाउंट में आपके हो चाहे आपके हाथ पर हो, वो सब क्या है, मुद्रा है, पैसा है। एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी हो सकता है, जो आपके अकाउंट में दिखाता है कि मान लीजिए 1 लाख रुपया दिखा रहा है, तो क्या है, वो भी तो पैसा ही है। और कैश जो आपके हाथ में है, इन्हीं दोनों के से संबंधित नीतियाँ होती है। अब ये पैसा मार्केट में कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सब कौन तय करती है, तो आरबीआई तय करती है। किस आधार पर, कि भाई देश में मुद्रास्फीति अगर बहुत ही ज़्यादा हो गया, मुद्रास्फीति ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, कैश और करेंसी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। जिस चीज़ का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है। और कैश और करेंसी का फ्लो बहुत ही कम हो गया, बिल्कुल ही सप्लाई गिर गया, तो डिमांड बढ़ जाएगी, महंगाई हद से ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये भी नहीं होना चाहिए, हमारे देश के एक्सपोर्ट के लिए नुकसान पहुंचाता है। और मौद्रिक नीति ज़्यादा, जो मुद्रास्फीति है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे महंगाई स्थिति आ जाती है।
तो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को समझते हैं और रेपो वगैरह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। एक चीज़ पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों को बढ़ाने वाले रेपो रेट को 6.50 पर रखा है। रेपो रेट, एक होता है आरआर, एक होता है ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। दोनों हम समझेंगे, बच्चों जैसे समझाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और अपना इकोनॉमिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ये सब मौद्रिक नीति वगैरह डिटेल में समझाया, घंटे भर से ज़्यादा का लेक्चर है, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए खेल हो जाएगा ये सब चीज़ें। उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक और चीज़, न्यूज़पेपर डाउनलोड करने में या न्यूज़पेपर लेने बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो आज मैं कॉमेंट में वेबसाइट का जो एड्रेस है वो मैं पिन कर दूंगा कॉमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर जाकर आप हिंदी इंग्लिश सारे न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। मैं PDF इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा कॉपीराइट भेजते हैं और चैनल बंद करवा देते हैं, टेलीग्राम चैनल वगैरह, तो इसलिए मैं PDF तो नहीं दे सकता हूं। अब समझ लेते हैं हम लोग MPC क्या होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करती है। RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मूल्य स्थिरता का मतलब क्या होता है? मौद्रिक मुद्रास्फीति को बनाए रखना है। जैसे इस बार का लक्ष्य कितना है? 5.1% हमें मुद्रास्फीति को बनाकर रखना है। मुद्रास्फीति का रेट हमें कितना रखना है? इन्फ्लेशन जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। 5.1% हमें बनाकर रखना है देश में। सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है। संशोधित RBI अधिनियम 1934 में हर 5 वर्षों में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का भी प्रावधान है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें सरकार द्वारा अपॉइंटेड मेंबर होते हैं और RBI के द्वारा अपॉइंटमेंट वाले मेंबर भी होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो RBI के चेयरमैन हैं वही होते हैं इसके अध्यक्ष, और इसमें जो वोटिंग करके बहुमत से फैसला लिया जाता है। कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि बहुमत की स्थिति नहीं बन पाती है तो RBI के जो चेयरमैन हैं, RBI के जो प्रमुख हैं, वो जिस दिशा में वोट करते हैं उसी को प्राथमिकता दी जाती है। MPC के बारे में पता होना चाहिए। देश से मुद्रास्फीति को मैनेज करने का काम किसका है? भारत सरकार का है या RBI का है? दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो RBI का काम है देश से मुद्रास्फीति को मैनेज करना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति कौन बनाती है? तो RBI बनाती है। मौद्रिक नीति कौन बनाती? RBI। और राजकोषीय नीति कौन बनाती है? तो राजकोषीय नीति भारत सरकार बनाती है। भारत सरकार लक्ष्य रखेगी कि हमें 5.1 रखना है या 5.2 रखना है, लेकिन इसको बनाए रखने का काम किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है इस लक्ष्य को बनाकर रखना। FRBM एक्ट 2003 के द्वारा ये तय किया गया था कि हमें देश में जो राजकोषीय घाटा है उसको 4 से 6% के बीच में रखना है, और जो हमारी मुद्रास्फीति की दर है वो भी 4 से 6% के बीच में हमें मुद्रास्फीति रखना है। 5.1% है लक्ष्य इस बार का, यानी कि हमारा बिल्कुल सटीक जा रहे हैं हम। हमारी इकॉनमी अच्छी कंडीशन में, महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में है, मुद्रास्फीति कंट्रोल में है। अब मुद्रास्फीति होती क्या है? देखिए, देश में अगर कैश का फ्लो बढ़ जाएगा, कैश बहुत ही ज़्यादा आ गया, तो सोचिए आज आपको 100 रुपये का आपको 2 किलो आम मिल रहा है, कल को आप लेकर जाएं 100 रुपये, तो 100 रुपये का आपको 1 किलो आम मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ ऐसा कि 100 रुपये का एक ही किलो आम मिल रहा है? दो चीज़ हो सकता है। एक तो ये कि 100 रुपये की वैल्यू कल जो 2 किलो आम के बराबर थी, आज वो 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई? 1 kg आम के बराबर हो गई। या तो ये हो सकता है कि आम का उत्पादन ही ना हुआ हो। यही तो दो कंडीशन हो सकते हैं कि 100 रुपये में पहले 2 किलो जो आम मिलता था आज 1 ही किलो मिला है। अगर आम का प्रोडक्शन भी उतना ही हुआ है तो यानी कि पैसे की वैल्यू गिर गई है। इसी को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कही जाती है। महंगाई सामान्य अर्थों में हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो हमारे देश की करेंसी है उसकी वैल्यू अप और डाउन होती रहती है, उसकी वैल्यू कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। अब मार्केट है, ये पूरा का पूरा भारत देश है जो मार्केट है। RBI क्या करती है? इसमें जो कैश का फ्लो है इस पर अलग अलग नल के टैप जैसे लगा के उसको रोकने का काम करती है। RBI का यही मुख्य रूप से काम है। एक टैप लगा हुआ है रेपो रेट नाम से, एक लगा हुआ है रिवर्स रेपो रेट नाम से, एक लगा हुआ है बैंक रेट नाम से। अलग अलग नल के टैप लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आसानी रहेगा। अब जैसे करेंसी का फ्लो बढ़ाना है तो सारे नलों को क्या करेगी? RBI ढीला कर देगी, इससे देश में खूब सारा करेंसी आ जाएगा। ऐसी स्थिति में बनानी पड़ती है हमें कभी कभी। महंगाई कभी कभी अच्छी होती है इकॉनमी के लिए, क्योंकि उसमें रोज़गार क्रिएट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कंपनी वगैरह को ज़्यादा फायदा होता है।
लेकिन अब जैसे आरबीआई को कैश का फ्लो कम करना है तो सारे नलों को क्या कर देगी, टाइट कर देगी। इसको क्या कहा जाता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, देश में कैश का फ्लो कम करने की कोशिश की जाती है, इकोनॉमी से कैश को कम कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाती है, महंगाई अचानक से कंट्रोल में आ जाती है। अब करती क्या है, देखिए रेपो रेट का मतलब क्या होता है। रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंक जो है वो अपना पैसा रिजर्व बैंक को देंगे, रिजर्व बैंक अपना पैसा किसको देगी, बैंकों को देगी। जैसे एसबीआई होगी, अनुसूचित बैंक जो भी हैं भारत में अनुसूचित बैंक उनको देगी। एसबीआई हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, इन सभी बैंकों को आरबीआई क्या करती है, पैसे देती है। मान लीजिए 5% इंटरेस्ट पर दिया, तो एसबीआई अगर किसी को लोन देगी तो 5% से ज़्यादा पर ही किसी को भी लोन देगी, 7% पर दे सकती है। तो यानी कि लोन महंगा होगा या सस्ता, ये कैसे तय हो रहा है कि एसबीआई को पैसा कितने में मिला है, इसी से तो तय हो रहा है। अब यही है रेपो रेट। अगर 5% को मैं बढ़ाकर 7% कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9% हो जाएगा करीब में, या 8% हो जाएगा। 7% से तो ज़्यादा ही रहेगा। अब 9% मान लीजिए लोन पर मिला, तो लोग लोन लेने जाएंगे नहीं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, देश में कम हो जाएगी। सोचिए आप कार खरीदने के लिए लोन लेने जाने वाले थे, अब आप क्या बोलेंगे कि अभी महंगा लोन मिल रहा है, नहीं खरीदेंगे हम लोग कार। और यही 5% रहेगा, 9% से घट कर ये 6% पर आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे, 6% पर ही लोन मिल रहा है, चलो लोन ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यही सब काम होता है मौद्रिक नीति का, कि मौद्रिक नीति कैसा होना चाहिए। रिवर्स रेपो, रेपो रेट, बैंक रेट, तरलता समायोजन सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा, ये सब मैं समझा चुका हूँ। डिटेल लेक्चर इसके लिए घंटे भर का है, उसी को आप देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर तो मैंने एक हिंट देकर आपको समझाने की कोशिश की ही है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है और इसी के आधार पर आरबीआई क्या करती है, जो मुद्रास्फीति का नियंत्रण या मुद्रास्फीति के जो अंदाज़ा लगाती है ना आरबीआई, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही लगाती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही पीटी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि आरबीआई के द्वारा किस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है मुद्रास्फीति के निर्धारण में या मुद्रास्फीति का अंदाज़ा लगाने के लिए, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ही यूज किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज नहीं किया जाता है। ये ध्यान में रहेगा आपको। अगले टॉपिक पर चलते हैं अब हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगला टॉपिक जो है ये और द हिंदू का एक और आर्टिकल है, मैं दिखा देता हूँ, वो दोनों एक ही है। बहुत सारा फैक्ट बताऊंगा। ये देखिए द हिंदू में एक आर्टिकल आया, साइक्लोन इफेक्ट ऑन मानसून ऑनसेट। साइक्लोन जो है अरब सागर में बन रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, मानसून पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें क्या समझना है इसमें, हमें चक्रवात क्या होती है इसको समझना है, और मानसून पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है इसको भी समझना पड़ेगा हमें। तो पहले मैं मानसून पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बच्चों जैसे मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी चीज़ इसमें रॉकेट साइंस होता नहीं, हवा होता है इन चीज़ों का, बाकी बहुत आसान होती है। देखिए ये भारत का मैप है। मानसून कहाँ से आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून आती है, इधर से आती है, ये तो पता होगा। दो शाखा होती है इसकी, एक होती है अरब सागर की शाखा, एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक होती है अरब सागर की शाखा। अब देखिए भारत की तरह ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, ये मेडागास्कर के पास एक द्वीप है, वहाँ से उड़कर ये हवाएं कहाँ आ रही हैं, भारत की तरफ आ रही हैं। हवाएं क्यों आती हैं और वहीं से क्यों आती हैं, इसके लिए डिटेल मुझे मानसून पढ़ाना पड़ेगा, जो किसी दिन ज्योग्राफी के लेक्चर में पढ़ाऊँगा आपको, चिंता मत कीजिए। मानसून पढ़ाने के लिए पूरा बोर्ड और बहुत सारा चीज़ चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी का सबसे टफ टॉपिक है मानसून, लेकिन मैं सामान्य भाषा में आपको समझा दूँगा। भारत में क्या होता है, गर्मी के महीनों में ITCZ डेवलप हो जाता है, यानी कि लो प्रेशर जोन, लो एयर प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है। हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है हवा। तो जब भारत के उत्तरी के भूमि पर, पूरा भारत की भूमि पर गर्मी में हीट के कारण लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो यानी कि जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ से हवाएं कहाँ की तरफ आएंगी, भारत की तरफ आएंगी। इसमें कोई भी चीज़ मैंने रॉकेट साइंस वाला नहीं बोला है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अरब सागर में क्या हो रहा है, चक्रवात डेवलप हो रहा है। चक्रवात डेवलप होने से क्या होगा, अरब सागर से जो हवाएं भारत की तरफ आ रही थीं उड़कर उनके राह में क्या हो जाएगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो कुछ दिन देर से पहुंचेंगे, 5 दिन देर से पहुंचेंगे, 10 दिन देर से पहुंचेंगे। 10 साल में पहली बार मानसून इतनी देर से केरल के तट पर पहुंच रही है। नहीं तो केरल के तट पर जून के पहले सप्ताह से पहले ही, यानी कि मई के अंतिम सप्ताह में केरल के तट पर पहुंच जाती थी, और 10 जून के आसपास तक तो भारत के बहुत सारे हिस्सों में टच करने लग जाती थी मानसून।
ठीक ना। मानसून क्या है, मुख्य रूप से एक आर्द्र बादल है जो भारत आती हैं, हवाएं उड़कर और भारत में वर्षा करवाती हैं, बस यही ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर साइक्लोन उत्पन्न हो गया। साइक्लोन के कारण क्या हो रहा है, मानसून की राह में जो हवाएं भारत की तरफ आ रही थी मेडागास्कर की तरफ से, उनके राह में क्या हो रही है, बाधा उत्पन्न हो गई, थोड़ी सी देर हो गई है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और कोई चीज़ इसमें था ऐसा, रॉकेट साइंस था, कुछ भी नहीं था ना। अब हम लोग समझते हैं चक्रवात क्या होता है। देखिए चक्रवात जो होती है वो उसके सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और उसके चारों तरफ कौन से प्रेशर होते हैं, तो हाई प्रेशर होते हैं। हवाएं कहाँ से कहाँ चलती है, हाई से लो की तरफ चलती हैं, हाई से लो की तरफ चलेंगी, यानी कि क्या होने लग जाएगा, हाई से लो की तरफ चल रही है, यानी कि क्या होने लग जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ हवाएं चलने लगेंगी तेज़ गति से। और कोरियोलिस बल के कारण ये घूमने भी लग जाती हैं। कोरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न बल होते हैं उसको कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल जो होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन समझ लेना चाहिए। विषुवत पर कोरियोलिस बल एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए विषुवत पर कभी भी कोई साइक्लोन बन ही नहीं सकती है। विषुवत से ऊपर बन सकती है, विषुवत से दक्षिण बन सकती है, लेकिन विषुवत पर कभी भी साइक्लोन नहीं बनेगी, क्योंकि कोरियोलिस बल वहाँ पर उपस्थित नहीं होती है। पहली बात तो ये ध्यान में रखेंगे। समदाब रेखाएं क्या होती है, एक समान दबाव को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। यहाँ पर भी दबाव है 10, यहाँ पर भी दबाव है 10, इसको मिलाने वाली रेखा समदाब रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखा सीधी भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, आड़ी तिरछी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से समदाब रेखाएं हो सकती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि चक्रवात में क्या होता है, अंदर तो लो बना हुआ है, उसके चारों तरफ अलग अलग समदाब रेखाएं बनी होती है। ये गोल गोल क्या है, ये सब समदाब रेखाएं हैं, और ये सब क्या है, हाई टू लो में हवाएं चलती रहती हैं तेज़ी से सेंटर की तरफ। ये कहाँ की बात हो रही है, जहाँ पर चक्रवात का निचला सिरा होता है। इसके ठीक ऊपरी सिरा पर क्या होता है, देखिए सेंटर की तरफ हवाएं जा रही हैं बहुत सारे, तो सबसे ऊपर जहाँ क्षोभ मंडल की सीमा के पास चक्रवात की ऊपरी सीमा होगी, वहाँ पर क्या होता है, सेंटर में हाई बन जाता है और बाहर की तरफ लो प्रेशर बन जाती है। इससे क्या होगा, सेंटर से बाहर की तरफ हवाएं चलने लग जाएगी चक्रवात के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर। इसलिए फोटो जो अभी आपने देखा उसमें क्या था, ऊपर में देखा होगा आपने एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, और सेंटर में देखते हैं आप कि हवाएं अंदर की तरफ जा रही हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आए, सामान्य भाषा में मैंने समझाया। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी होते हैं, कंडीशंस होते हैं चक्रवात को बनने के लिए। कौन कौन से कंडीशन होता है, पहला मैंने बताया कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा, पानी का तापमान 27 डिग्री सी से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा क्या होता है, हवाएं मुख्य रूप से शांत होना चाहिए, दशाएं उस समय शांत होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा कहाँ पर बनती हैं, समुद्र में बनती है, पानी के ऊपर ही बनेगा, स्थल पर उनकी मृत्यु हो जाती है चक्रवात की। ये आप ध्यान में रखेंगे। यही कुछ दशाएं हैं जो चक्रवात के लिए अनिवार्य होती हैं, अगर वो दशाएं नहीं होंगी तो नहीं बन पाएगी चक्रवात। अगला क्या है कि देखिए लिखा हुआ है कि हवा का संचार उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होता है। चक्रवात विनाशकारी तूफान और खराब मौसम के साथ उत्पन्न होते हैं। साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से निर्मित है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियाँ। यह शब्द हेनरी पैडिंगटन के द्वारा दिया गया था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित नागों की तरह दिखाई देते हैं। प्रकार क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है और एक होता है शीतकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंध जो होता है, जो विषुवत से 15 डिग्री ऊपर से लेकर 45 डिग्री के बीच बनेंगे, ये सारे उष्णकटिबंधीय होंगे। उससे ऊपर कोई बनता है तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाती है। चक्रवातों का अलग अलग नाम होता है, जैसे चीन में उसको ऑस्ट्रेलिया में विलिविलीज कहते हैं, चीन जापान में उसको टाइफू कहते हैं, और अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। ये सब अलग अलग चक्रवातों के नाम होते हैं। क्या है कि विश्व मौसम संगठन मौसम प्रणाली को कवर करने के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात सब का उपयोग करता है, जिसमें हवाएं आंधी बल न्यूनतम 63 किलोमीटर पर घंटा से चलती हैं। 63 किलोमीटर पर आवर से जब हवाएं चलेंगी तो उनको चक्रवात की श्रेणी में लाया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं, लेकिन कभी विषुवत पर नहीं बनेंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्या है, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इन्हें शीतोष्ण चक्रवात या मध्य अक्षांश चक्रवात या वाताग्री चक्रवात या लहर चक्रवात भी कहा जाता है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्ण क्षेत्र, इसी को शीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं, और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। हालांकि वे ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पत्ति के कारण जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर में उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दबाव
तेज हवाएं और भारी बारिश इसकी विशेषता होती है। तबाही मचाती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात तबाही नहीं मचाती है और वो स्थल पर भी बनी रह सकती है बहुत दिनों तक। उसका विस्तार बहुत ही ज़्यादा होता है, उसकी ऊंचाई कम होती है। जबकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होती है, जो हम लोगों के यहाँ आती है, उसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, चौड़ाई कंपेयर में कम होती है। इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशिष्ट विशेषताओं में एक चक्रवात की आंख होती है, जो केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये मैंने बता दिया है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में से उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बिलिबिलीज कहा जाता है, चीन जापान वगैरह में टाइफून इसको कहा जाता है। इन तूफानी चक्रवातों की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज इसकी दिशा होती है। गठन की स्थितियाँ क्या सब होनी चाहिए? और 27 डिग्री सी से ज़्यादा समुद्र का तापमान होना चाहिए, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव होना चाहिए, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर चक्रवात परिसंचरण भी होना ही चाहिए, समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन होना चाहिए, डाइवर्जेंस होना चाहिए। फोटो मैं दिखा देता हूँ, देखिए आप यहाँ पर आपको क्या दिखेगा। हवाएं अंदर की तरफ जा रही हैं और ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, और ऊपर जाने के बाद क्या होता है, हवाएं बाहर की तरफ जाने लग जाती हैं। ये चीज़ दिख रहा है। आप ध्यान रखेंगे कि चक्रवात की अलग अलग दिशा होती है। इसको बीच को क्या कहा जाता है? चक्रवात की आई कहा जाता है, आँख कहा जाता है। इसमें वर्षा नहीं होती है, चक्रवात की आँख में वर्षा नहीं होती है। चक्रवात की आँख से लगते दीवार वाले भाग में वर्षा होती है, खूब तेज़ वर्षा होती है। चक्रवात की आँख में मौसम साफ हो जाता है। ये चक्रवात ऐसे ही गुजरता है कहीं से भी। इसका लंबाई चौड़ाई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के क्षेत्र में हो सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और सामान्य तौर पर अपने बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं, अरब सागर में कम आते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो आप क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है? समुद्र स्थल का तापमान बढ़ेगा। समुद्र का तापमान बढ़ने से क्या होगा? 27 डिग्री तापमान उसको कहीं भी मिल सकता है, कभी मिल सकता है, तो चक्रवातों की संख्या हो जाएगी अधिक। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से चक्रवात अधिक आएंगे भारत में। छोटे से चीज़ों में मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी चक्रवातों के नाम आते जाते रहते हैं, बहुत सारे चक्रवात हैं। हिंद महासागर के 13 ऐसे देश हैं जो मिलकर चक्रवात का नाम डिसाइड करते हैं। 13 देशों ने क्या किया है? अलग अलग नाम दे दिया है, अलग अलग नाम दे दिया है। 13 देशों ने 13 नाम दे दिए, यानी कि 169 नाम जो हैं वो डिसाइडेड हैं पहले से ही। आज इस देश द्वारा नाम रखा गया, अगली बार ये ऐसे चलते रहते हैं। इससे क्या होता है? हर देश का नाम आता रहता है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, है ना। इसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ईरान, सऊदी अरब या यूएई भी शामिल हुआ है कुछ दिन पहले। पहले इसमें 8 ही देश थे, अब 13 देश हो गए हैं इसमें। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। इसमें और एक और न्यूज़ दिया हुआ है। क्या है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार और यूपी में करीब 12 दिन देर से पहुँचेगा अभी मानसून, क्योंकि जब केरल और बाकी जगहों पर ही मानसून देर से पहुँच रही है, तो समझिए बिहार यूपी में तो अभी देर से ही पहुँचेगी। सबसे पहले जो मानसून होती है वो कहाँ पर आती है? तो अपने केरल के तट पर टकराती है। केरल में मानसून की पहली वर्षा होती है, उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों में वर्षा होती है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। हिंदी माध्यम को लेकर यूपीएससी में जिस तरह से भेदभाव किया जाता है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी माध्यम का हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसी बार का अगर आप सीसेट का पेपर देखेंगे तो डेटा को उन्होंने लिखा हुआ है देत्रा। क्या है भाई? ये देत्रा लिखा हुआ है। बहुत सारे जगहों पर हिंदी और इंग्लिश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। हिंदी में पैराग्राफ सॉल्व करना सीसेट के बच्चों के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। इंग्लिश में सॉल्व करना तुलनात्मक रूप से कंपेयर करें तो थोड़ा सा आसान पड़ता है। 900 बच्चों में 54 बच्चों का मात्र सफल हुए हैं हिंदी माध्यम से, वगैरह वगैरह डेटा देखिए इन्होंने काफ़ी सारा समझा। देखिए इससे एग्ज़ाम में तो सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मुझे बताना था कि इस तरह की चीज़ें होती है, हकीकत में होती है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पक्ष और है। 2019 का यूपीएससी का रिपोर्ट था जिसमें था कि 500 बच्चे मात्र पीटी पास किए थे हिंदी मीडियम से 2019 के आसपास में। तो इसलिए जब पीटी ही कम लोग पास करेंगे तो मेंस कम देंगे, जब मेंस कम देंगे तो इंटरव्यू कम देंगे, इंटरव्यू कम देंगे तो सिलेक्शन अपने आप ही कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है केवल आयोग की ही गलती है, बहुत सारे ऐसी फैक्टर और भी होते हैं जिसके कारण हिंदी माध्यम के छात्र सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। पीटी पास करने में उनको मुख्य रूप से कठिनाई आती है। तो इसी को लेकर इसमें आर्टिकल दिया हुआ है, बहुत सारे तर्क दिए हैं इन्होंने।
इन्होंने ये भी बताया है कि कई सारे जगह ये सिखाया जाता है कि अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़ के समझ लो, फिर सॉल्व कर लो। कोई एक बच्चा है जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़कर सवाल सॉल्व कर रहा है, कोई एक बच्चा है कि एक बार हिंदी में पढ़ रहा है, एक बार इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो उसके लिए लेंदी हो जाएगा ना प्रश्न। सोचिए कितना लेंदी हो जाएगा। 120 मिनट में 100 सवाल सॉल्व करने होते हैं, वो भी कठिन सवाल होते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। बहुत सारा चीज़ दिया है, मुझे बताना था इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को किया। बाकी आज चक्रवात वाला आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। एक और है पीटी फैक्ट है, लेकिन ये इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहा जाता है इसको? ओवरशूट डे। ओवरशूट डे, देखिए क्या लिखा हुआ है, ओवरशूट डे। अब ये क्या होता है? पीटी फैक्ट में पूछा गया है कई बार। दरअसल में होता क्या, एक संस्थान है जिसका क्या नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ये पीटी फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। पीटी फैक्ट है ये, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क लिखा हुआ है ये। ओके, ये क्या करती है, ये बोलती है कि इस साल में हमें इतना संसाधन खर्च करना है। जैसे आप अपने घर का राशन लाते हैं ना, कि हमें एक साल में 1 साल का राशन उठा कर ले आए, और सोचिए 1 साल का राशन आप अगस्त महीने तक जाते जाते ही समाप्त कर दें तो आप क्या बोलेंगे? राशन की या तो बर्बादी हुई है या अतिशय उपभोग किया गया है। तो जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिया है, हवाएं दी हैं, पानी दी है, मिट्टी दी है और खाने की चीज़ें दी हैं, उन सब चीज़ों का आधार पर ये संस्था क्या करती है कि साल भर के लिए संसाधन तय कर देती है कि साल भर में मान लीजिए हमें 100 केजी संसाधन का उपयोग करना है पूरे पृथ्वी को। पूरे पृथ्वी के लिए संसाधन का अंदाज़ा लगाती है ये संस्था कि पूरे पृथ्वी पर साल भर में प्राकृतिक रूप से इतने संसाधनों का दोहन किया जाएगा। फिर ये दिखाती है कि देखिए साल भर के लिए जो हमने संसाधन तय किए थे उसको तो आपने इस साल अगस्त महीने तक में ही निपटा दिया, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो आप संसाधन खर्च करेंगे वो अगले साल का प्रकृति का संसाधन का दोहन कर रहे हैं। यानी कि प्रकृति में जो आपको दिया गया है उसका आप अतिशय दोहन कर रहे हैं, उसको कम कीजिए। यानी कि पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं आप, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं आप, शोषण कर रहे हैं पर्यावरण का। ये संस्था ये बताने की कोशिश करती है। ओवरशूट डे कौन सा होता है? वो दिन होता है जिस दिन पूरे साल का संसाधन हम खपत कर देते हैं। उस दिन तक जाते जाते पूरे साल का संसाधन पृथ्वी के लोगों के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। पूरे साल के लिए दिया गया 100 किलो, हमने क्या किया, अगस्त में ही उस पूरे साल के संसाधन को समाप्त कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, 2023 में दिया है इन्होंने। 2023 के हिसाब से 2 अगस्त को ही पूरे साल भर का जितना संसाधन हमें उपभोग करना था उसको हम 2 अगस्त तक में ही उपभोग कर लेंगे। यानी कि हम उसके बाद जो भी उपभोग करेंगे वो हम दोहन करेंगे प्रकृति का। तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आप देखेंगे 1971 में 25 दिसंबर को ओवरशूट डे आया था, यानी कि साल भर का संसाधन लगभग में साल भर चला था। उसके बाद 16 नवंबर, फिर 7 नवंबर, देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अक्टूबर, सितंबर, उसके बाद से 2005 से लगातार अगस्त में ही है। 2023 में तो 2 अगस्त को पहुंच गए हम लोग, यानी कि आधे साल में ही पूरे साल का हम लोग क्या करेंगे, संसाधन ख़त्म कर देंगे। तो उसी को ओवरशूट डे कहा जाता है। 2 अगस्त क्या हो गया, ओवरशूट डे, यानी कि आपका संसाधन समाप्त हो गया आज, है ना। यही होता है। इस संस्था का नाम ध्यान में रखेंगे, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। इससे जुड़ा हुआ सवाल पीटी में पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। देखिए कनाडा में जंगल की आग लगी हुई है और कनाडा में बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी भी हो रहे हैं भारत विरोधी, उस पर हम लोग एक अलग दिन बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से वनाग्नि जो होती है, ये क्या होती है और किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वनाग्नि पर जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वनाग्नि क्या होती है? इसे बुश फायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुश फायर, वेजिटेशन फायर, जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे किसी भी अनियंत्रित व गैर निर्धारित दहन या प्राकृतिक स्थिति जैसे कि जंगल, घास के मैदान, क्षुब्ध भूमि अथवा टुंडा में पौधे वनस्पतियों के जलने के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब अनियंत्रित जब आग लग जाती है ना जंगल में, तो उसी को क्या कहा जाता है, जंगल की आग कहा जाता है। क्या है कि जो प्राकृतिक ईंधन का उपयोग करती है और पर्यावरणीय स्थिति जैसे हवा या स्थलाकृति आदि के आधार पर इसका प्रसार होता रहता है। वनाग्नि के लिए 3 कारकों की उपस्थिति आवश्यक है: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी अथवा ताप का स्रोत। इसीलिए देखेंगे आप गर्मी के मौसम में अधिक आग लगती है। प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं? वनाग्नि के प्राकृतिक कारण आपको लिखना पड़ेगा भाई, कारण कौन कौन से होते हैं, एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा ये। जैसे कि त्वरित आकाशीय बिजली के कारण भी वृक्षों में आग लग सकती है। हालांकि इस तरह की वनाग्नि को वर्षा ही बुझा देती है तथा बहुत अधिक क्षति नहीं होती है।
उच्च वायुमंडलीय तापमान, निम्न आर्द्रता इतर वनाग्नि के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अपने देश में भी लगती है, अप्रैल वगैरह के महीने में उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब में आग लगती है बहुत सारी। अगला क्या है, मानव जनित कारण क्या होते हैं। खुले में किसी प्रकार का लौ जलाना, सिगरेट, बीड़ी, इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क, प्रज्वलन, किसी स्रोत के ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आने पर भी आग लगने की घटनाएं होती हैं। झूम कृषि के कारण भी हो सकती है आग लगने की घटना। झूम कृषि क्या होता है, आज जंगल को जलाया, वहाँ पर कृषि कर लिया, अगले दिन कहीं और चले गए, वहाँ जंगल को जलाया, वहाँ कृषि कर लिया, फिर अगले बार कहीं और चले गए, इसी को झूम कृषि कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के भागों में झूम कृषि की जाती है। वनाग्नि का वर्गीकरण किया जाता है। सतही आग, वनाग्नि अथवा दावानल की शुरुआत सतही आग के रूप में होती है, जिसमें वन भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ, लकड़ियाँ जल जाती हैं, धीरे धीरे इनकी लपटें फैलने लग जाती है। भूमिगत आग होती है, जिसमें भूमिगत आग पकड़ लेती है। खनिज मृदा के ऊपरी कार्बनिक पदार्थों का एक मोटा आवरण पाया जाता है, और जब इन्हीं में आग पकड़ लेती है तो भूमिगत आग कहलाती है। कुछ मीटर तक नीचे तक जा सकती है और ये ज़्यादा दिन तक लगती रहती है, अधिक नुकसान पहुंचाती है ये। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर याद होगा आपको, 2018-19 के आसपास लगी थी, जिसमें बहुत सारे जानवर मारे गए थे। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के लगभग 1/3 जानवर से ज़्यादा जलकर भस्म हो गए थे उस आग में। मैदानी आग क्या होता है, यह उपसतह जैसे कि वन क्षेत्र के नीचे मौजूद डफ की परतें, आर्कटिक टुंड्रा या टैगा या दलदल के जैविक मृदा मौजूद कार्बनिक ईंधन में जब आग लग जाती है तो उसी को मैदानी कहते हैं। मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ के कूड़े को ढेर कहते हैं। धीरे धीरे सड़ता है, जब आंशिक रूप से विघटित होता है तो इसे डफ कहा जाता है। टर्मिनोलॉजी आप समझ रहे हैं, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है आपके पीटी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जाम में से उठा के। भूमिगत व जमीनी सतह की आग के बीच कोई स्पष्ट अंतर होता ही नहीं है, सुलगती हुई होती है ये। जलवायु में तेजी से बदलाव के कारण आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र उच्च तीव्रता वाले वनाग्नि के घटनाओं के लिए सबसे अधिक प्रबंध है। यह भारत सरकार का रिपोर्ट है, जिसमें इन राज्यों में सबसे ज़्यादा वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, वन में आग लगने की घटनाएं। मिजोरम में पिछले 2 दशक में सबसे अधिक वनाग्नि घटनाएं हुई हैं। कहाँ पर हुई है, मिजोरम में हुई है। इनमें 95% से अधिक जिले वनाग्नि के लिए हॉट स्पॉट है। मिजोरम के 95% जिले जहाँ पर बुश फायर की घटनाएं होने की संभावना तीव्र रहती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आप राज्यों के नाम लिख सकते हैं। जो जिले पहले बाढ़ प्रवण थे, अब जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्वेपिंग ट्रेंड की वजह से सूखा प्रवण भी बन गए हैं बहुत सारे जिले। 75% से अधिक भारतीय जिले चरम जलवायु घटना का हॉट स्पॉट हैं और 30% से अधिक जिले वनाग्नि वाले हॉट स्पॉट के रूप में बन गए हैं। और भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं वनाग्नि को लेकर। 2018 में भी भारत सरकार ने शुरू किया था कि वहाँ के आस पड़ोस के लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जाए, जिससे वन में आग लगने की घटनाएं ना हो। और उपाय क्या है, गर्मियों में जंगल की सीमा के चारों ओर फैले कूड़े कचरे को हटाकर कर सकते हैं। जंगल सीमा के निर्माण से वनाग्नि के एक हिस्से दूसरे हिस्से पर जाने से रोका जा सकता है। और सबसे अच्छा तरीका है इसे फैलने रोकने के कार्य में जंगल में अग्निरोधक के रूप में छोटी छोटी खाइयाँ बनाकर किया जा सकता है। छोटी छोटी खाइयाँ बना दो, उसमें जल भर दो, इससे क्या होगा, आग कम से कम फैलेगी नहीं जंगलों में। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। वनाग्नि क्या होती है, कैसे, कई बार ज़रूरी भी होती है वनाग्नि, क्योंकि इससे वर्षा वहाँ पर संभावना होती है बढ़ने की। वहाँ की ज़मीन जो होती है वो अधिक फर्टाइल बनती है। पेड़ पौधों के जलने के कारण राख वहाँ पर बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ इकट्ठे होते हैं और नए पेड़ों के विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। और पेड़ों का हद से ज़्यादा फैलाव भी रुकता है वनाग्नि से। तो वनाग्नि के पक्ष और विपक्ष दोनों में आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। ओके, अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो गई हैं कहाँ पर, सर्बिया गई हैं। और सर्बिया का हम लोग मैप देख लेते हैं। सर्बिया कहाँ है, क्या है, इसका कैपिटल क्या है, बेलग्रेड है इसकी कैपिटल, और ये आपको पता होना चाहिए। और वहाँ के हम लोग मैप थोड़ा सा पड़ोसी देश वेश देख लेते हैं हम लोग। ओके, उससे पहले मैं एक आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद मैप दिखाने के बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। देखिए, फिलीपींस में एक ज्वालामुखी निकली है जिसका क्या नाम है, मेयोन ज्वालामुखी। मेयोन ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी आपको पता होना चाहिए। मेयोन ज्वालामुखी में फिर से उद्गार शुरू हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या करती है ना आयोग कि देश लिख देगी सामने और उसके सामने क्या लिख देती है, ज्वालामुखी के नाम लिख दे, उसको फिर मैच करना होता है। ओके, चलिए अब सर्बिया का देख लेते हैं अड़ोसी पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखिए, ये है सर्बिया, इसकी कैपिटल क्या है, बेलग्रेड। इसके पड़ोसी देश है रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, नॉर्थ मैसिडोनिया और बुल्गारिया। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखते हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, नॉर्थ मैसिडोनिया, ये सभी कौन हैं, इसके पड़ोस के देश हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सी सागर है, ये तुर्की के पास में है, मरमरा सागर है, सी ऑफ मरमरा है।
ये कौन सा है, तो ये भूमध्य सागर है, ये इटली देश है। यहाँ पर आपको एड्रियाटिक सागर मिल सकता है। यहाँ पर कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पर तुर्की शहर के बीच में, यहाँ पर आपको इस्तांबुल शहर के बीच से बॉस्फोरस की जल संधि मिल जाएगी, जो सी ऑफ मरमरा को एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है। तो सर्बिया को ध्यान से देख लीजिए, हमारे राष्ट्रपति जी गए हैं वहाँ पर और उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे ही जाते हैं। प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, भारत सरकार प्रधानमंत्री, इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होता है तो उसको भी हम लोग आने वाले समय में कवर कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कुछ खामी रही हो तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।